नमस्कार मित्रों, एएफएम का मॉड्यूल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इस मॉड्यूल से आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस मॉड्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कौन सा है। तो निश्चिंत रहिए, इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि टॉप 50 एमसीक्यूज़ कौन से हैं जिसको आपको अवश्य करके ही जाना चाहिए, जिसमें जो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा एमसीक्यू के माध्यम से वो आपको हेल्प करेंगे बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी आप एग्जामिनेशन में फेस करेंगे। तो अंतिम तक बने रहें, एक एक क्वेश्चन को खुद से पहले ट्राई करें, फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुने। मैं एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले, एक क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट है वो क्लियर हो, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपसे पूछ ले आप उसका कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकें। चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग तो उस कारण से क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इक्विटी का मतलब समझते हैं। राइट, देखिए, जब कंपनी लोन को इक्विटी में बदलती है तो इसका मतलब है कि जो पैसा लोन के रूप में दिया गया था, अब वो कंपनी के शेयर के रूप में दिया जा रहा है। सिंपल टर्म में लोन के बदले शेयर दिया जा रहा है, यही होता है ना। राइट, लोन के बदले क्या दिया जा रहा है, शेयर दिया जा रहा है। अब ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि चेंजेज इन बोथ एसेट एंड लायबिलिटी। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि एसेट और लायबिलिटी दोनों चेंज होगा। क्या लगता है, ये तो गलत है क्योंकि दोस्तों एसेट में कोई चेंज नहीं आता। ऑप्शन बी कर रहा है चेंज इन टोटल एसेट ओनली, तो ये कह रहा है कि सिर्फ टोटल एसेट ही चेंज होगा, जो गलत है क्योंकि एसेट चेंज होता ही नहीं है। फिर कह रहा है ऑप्शन सी चेंज इन टोटल लायबिलिटी। देखिए, ये कह रहा है कि टोटल लायबिलिटी चेंज होते हैं, यह भी गलत है क्योंकि टोटल लायबिलिटी वैसे की वैसे ही रहती है। ऑप्शन डी कह रहा है चेंज इन लायबिलिटी बट टोटल लायबिलिटी रिमेन द सेम। तो ऑप्शन डी सही है क्योंकि जो लायबिलिटी लोन के रूप में थी अब वो इक्विटी के रूप में बदल गई। देखिए, अभी जो आपने लोन लिया था तो वो एक तरह की लायबिलिटी थी ना, ठीक है, बस उसका फॉर्म बदल गया है। अब वो किस फॉर्म में आ गया, इक्विटी के फॉर्म में बदल गया है। लायबिलिटी में चेंज आया है लेकिन टोटल लायबिलिटी तो वही का वही रहा है। राइट, तो ये ध्यान रखना है, ओवरऑल लायबिलिटी तो वही रहता है, बस फॉर्म बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप यदि फिक्स एसेट को परचेज करते हैं क्रेडिट पे तो क्या होगा। राइट, तो फिक्स एसेट का क्रेडिट परचेज, तो देखिए फिक्स एसेट जैसे कि आपका मशीन हो गया, इसका एग्जांपल ले सकते हैं, मशीन ले सकते हैं या आप लैंड ले सकते हैं। राइट, तो जब आप क्रेडिट पे ख़रीदते हैं तो इसका मतलब है कि अभी आपने फुल पेमेंट नहीं की है पर आपके पास एसेट आ गई है। यही और मतलब है ना कि यू हैव नॉट मेड द फुल पेमेंट, आपने जो है उसका फुल पेमेंट नहीं किया है लेकिन एसेट जो है आपके पास आ गई है। राइट, तो इस कारण से क्या होगा, बहुत अच्छा सवाल है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि टोटल एसेट चेंज इन टोटल एसेट ओनली। ऑप्शन ए कह रहा है चेंज इन टोटल एसेट ओनली। क्या लगता है ये ऑप्शन कि टोटल एसेट बदलती है या गलत है, क्योंकि जब आप क्रेडिट पे खरीदते हैं तो लायबिलिटी भी भी क्या होती है, बढ़ती है ऑब्वियसली। ठीक है, आपकी लायबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चेंज इन बोथ एसेट एंड लायबिलिटी, ये ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी सही है क्योंकि जब आप फिक्स एसेट को क्रेडिट पे लेते हैं तो आपके एसेट में इंक्रीज़ होता है, ऑब्वियस सी बात है, वो जो पार्टिकुलर आइटम है वो आपके पास मिलता है तो आपका एसेट ही हुआ। राइट, और लायबिलिटी भी बढ़ता है क्योंकि अभी आपको पेमेंट करना बाकी है, तो दोनों बढ़ रहा है, एसेट भी बढ़ रहा है, लायबिलिटी भी बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चेंज इन टोटल लायबिलिटी ओनली गलत, चेंज इन टोटल लायबिलिटी गलत है। और फिर क्योंकि सिर्फ लायबिलिटी बढ़ती है, ये भी गलत है क्योंकि एसेट भी बढ़ती है। ऑप्शन डी कर रहा है चेंज इन लायबिलिटी बट टोटल लायबिलिटी रिमेन द सेम। यह कह रहा है कि लायबिलिटी बदलती है पर टोटल लायबिलिटी वैसे ही रहती है, जो कि सही नहीं है क्योंकि लायबिलिटी आपका टोटल लायबिलिटी बढ़ रहा है। राइट, तो अभी इस स्लाइड में हमने जो दो क्वेश्चन देखे उससे की पॉइंट्स हमने क्या सीखे कि लोन को इक्विटी कन्वर्जन मतलब कि टोटल लायबिलिटी चेंज नहीं होता है, बस लायबिलिटी का फॉर्म बदलता है। और दूसरा पॉइंट हमने देखा अभी कि फिक्स एसेट को क्रेडिट पे खरीदने पर एसेट और लायबिलिटी दोनों बढ़ती। रिपेमेंट ऑफ लोन रिजल्ट्स इन, ठीक है, तो यानी कि रिपेमेंट ऑफ लोन का क्या मतलब है, जब आप अपने लोन की रिपेमेंट करते हैं तो आप अपनी कैश या बैंक बैलेंस जो कि एक एसेट है उसका यूज़ करते हैं तो लोन चुकाने के लिए। ठीक है, तो अब यही पूछा जा रहा है कि ये क्या है, लायबिलिटी है या एसेट है। चलिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं चेंज इन बोथ एसेट एंड लायबिलिटी। ठीक है, तो पहले बी की बात करते हैं, चेंज इन टोटल एसेट ओनली। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सिर्फ टोटल एसेट बदलती है। यह गलत है क्योंकि आपकी लायबिलिटी भी तो कम हो रही है। जब आप लोन का रिपेमेंट कर रहे हैं तो बेसिकली आपकी लायबिलिटी जो है वो क्या हो रही है, वो भी तो घट रही है। फिर कह रहा है चेंज इन टोटल लायबिलिटी ओनली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि सिर्फ टोटल लायबिलिटी बदलती है, यह भी गलत है क्योंकि एसेट भी कम होता है। राइट, एसेट भी कम होता है।
फिर कह रहा है कि ऑप्शन डी कह रहा है चेंज इन लायबिलिटी बट टोटल लायबिलिटी रिमेन द सेम, यानी ये कह रहा है कि लायबिलिटी चेंज होती है पर टोटल लायबिलिटी वैसे ही रहती है, जो कि सही नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है चेंज इन बोथ एसेट एंड लायबिलिटी, ये सही है। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, जब लोन रिपे होता है ना तो आपका पैसा कम होता है एसेट, और आपकी लोन की लायबिलिटी भी कम होती है, इसलिए दोनों चेंज होते हैं, एसेट भी और लायबिलिटी भी, राइट। फिर कह रहा है कि सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट रिजल्ट इन, तो गुड्स को क्रेडिट पे बेचा जा रहा है तो उस कारण से क्या होगा, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो जब आप गुड्स को क्रेडिट पे बेचते हैं तो इसका मतलब है कि आपको इमीडिएटली कैश नहीं मिलता, इसके लिए क्या करते हैं आप, कैश में, आपके कैश में कोई चेंज नहीं आता है, राइट, क्योंकि इमीडिएटली आपको कैश नहीं मिल रहा है, आप उधार पे दे रहे हैं तो आपके कैश में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन आपके जो रिसीवेबल हैं, जो एक तरह का एसेट है, वो बढ़ जाता है, राइट, क्योंकि आप तुरंत पैसा दे नहीं रहे हैं उसको, आपका जो रिसीवेबल है, एसेट एक तरह का क्या होता है, रिसीवेबल ही होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला कह रहा है चेंज इन बोथ एसेट एंड लायबिलिटी, तो दोनों एसेट और लायबिलिटी चेंज होते हैं, जो कि गलत है क्योंकि लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आता है। चेंज इन टोटल एसेट ओनली, हाँ, ये ऑप्शन भी कह रहा है कि टोटल एसेट बढ़ते हैं, ये गलत है क्योंकि आपके टोटल एसेट वैसे ही रहते हैं, बस फॉर्म बदल जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, बस फॉर्म बदल गया। अभी जो आपके पास कैश था उसके जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, रिसीवेबल आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी कर रहा है चेंज इन टोटल लायबिलिटी ओनली, तो टोटल लायबिलिटी कर रहा है कि सिर्फ लायबिलिटी चेंज होती है, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन डी कर रहा है चेंज इन एसेट बट टोटल एसेट रिमेन द सेम, देखिए यह सही है क्योंकि एसेट चेंज हो रहे हैं पर टोटल एसेट वैसे के वैसे ही हैं, जैसे कि कैश कम नहीं होता, राइट, और बस आपका रिसीवेबल के रूप में आ जाता है, राइट, बस कैश किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, रिसीवेबल के रूप में फॉर्म में चेंज हो रहा है, दैट्स द पॉइंट। अभी आपके पास एसेट कैश के रूप में था और आपने अभी क्या किया, उसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, रिसीवेबल के फॉर्म में, यानी जो भी आपने रिसीवेबल है उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स ऑल। ये बातें समझ में आई आपको? चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमने अभी तक जो पॉइंट पढ़ा एक बार रिकॉल कर ले, मेन पॉइंट। पहला पॉइंट आपको मैंने क्या बताया कि लोन रिपेमेंट से एसेट और लायबिलिटी दोनों कम होते हैं, इसलिए दोनों चेंज होते हैं। और मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया कि जो सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट होता है उस कारण से आपका एसेट का फॉर्म बदल जाता है, यानी रिसीवेबल बढ़ जाते हैं पर टोटल एसेट वैसा का वैसा ही रहता है। चलिए अगला सवाल है कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बैलेंस ऑफ डैश आर ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में कौन से अकाउंट का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो PLN अकाउंट होता है ये होता क्या है। तो यह अकाउंट बताता है कि आपके इनकम, क्या बताता है, आपके इनकम और आपके एक्सपेंस कितनी थी, ठीक है, ताकि आपको प्रॉफिट या लॉस का पता चले, राइट। तो ये हमें बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है। तो अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन ए कह रहा है एट ऑल द लेजर अकाउंट, यानी सारे लेजर अकाउंट के बैलेंस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए ये गलत है क्योंकि सभी लेजर अकाउंट नहीं, सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के बैलेंस ट्रांसफ़र होता है, सब लेजर अकाउंट नहीं ट्रांसफ़र होता, दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग। बी कह रहा है ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। चलिए पहले हम लोग सी और डी को देखते हैं। सी कह रहा है ओनली द टेंजिबल रियल अकाउंट एंड सम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो और डी कह रहा है कि सम इंटेंजिबल रियल अकाउंट एंड सम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए सी और डी को एक साथ देखिए आप, तो ये कहता है कि कुछ रियल अकाउंट या इनकम या एक्सपेंडिचर अकाउंट ट्रांसफर होता है, यह भी गलत है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर के अकाउंट का बैलेंस जाता है, रियल अकाउंट का नहीं जाता, राइट। रियल अकाउंट में आप जानते होंगे ना, दो तरह का होता है, एक टेंजिबल होता है, एक इनटेंजिबल होता है। तो रियल अकाउंट का बैलेंस जो है हमारे PLN अकाउंट में नहीं जाता, तो किसका अकाउंट कौन सी चीज़ का जाता है, तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस ही ट्रांसफर होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल आपके सामने है, आपसे पूछा जा रहा है कि डिविडेंड प्रोवाइड करने के लिए कौन सा अकाउंट यूज होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग डिविडेंड। चलिए डिविडेंड वो अमाउंट होता है, पहले डिविडेंड को थोड़ा समझ लेते हैं, डिविडेंड होता क्या है। तो देखिए डिविडेंड वो अमाउंट होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट में से देती है। तो ये कंपनी का मान लीजिए प्रॉफिट है और उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा जो है कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को देती है, ठीक है, और उसी पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, राइट। तो जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सवाल है कि कौन से अकाउंट का यूज किया जाता है डिविडेंड प्रोवाइड करने के लिए। तो आप पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी का रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गलत है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करता है, डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी क्या कर रहा है, ऑप्शन सी क्या कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यह टर्म थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि लेकिन डिविडेंड इस अकाउंट से नहीं दिया जाता। रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट,
रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट इसका इससे लेकिन डिविडेंड प्रोवाइड करने के लिए यह अकाउंट डायरेक्टली यूज़ नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारा डिविडेंड। यह अकाउंट स्पेसिफिकली बनाया गया होता है प्रॉफिट को एलोकेट करने के लिए, जैसे कि रिजर्व में डालना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना। दो चीज़ मैंने बताया आपको, एक तो रिजर्व और एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बार समराइज कर ले फैक्ट को। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर होता है, रियल अकाउंट का नहीं ट्रांसफर होगा। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज होते हैं, जो स्पेसिफिकली प्रॉफिट को एलोकेट करने के लिए बनाया गया है। आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि कौन सा एंट्री फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बिना लेजर में बनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री इन लेजर इज मेड विदाउट एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि पैसे का लेन देन या फिर कोई भी मॉनेटरी एक्टिविटी, तो बिना किसी पैसे के लेन देन का, बिना किसी मॉनेटरी एक्टिविटी का कौन सा एंट्री लेजर में किया जाता है, ये सवाल है। तो ऑप्शन ए कह रहा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, राइट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो देखिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या है, यह एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, क्योंकि आप मटेरियल खरीद रहे हैं, राइट, आप क्या कर रहे हैं, मटेरियल खरीद रहे हैं और उसके लिए पेमेंट करते हैं, यही ना करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। तो यह एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, क्योंकि आप एक मटेरियल खरीद रहे हैं और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद ऑप्शन भी क्या कर रहा है, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर। तो इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, यह भी एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, क्योंकि आप गुड्स बेच रहे हैं, चाहे पेमेंट बाद में मिले, क्योंकि क्रेडिट पे बेच रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, दिस इज ऑल्सो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्योंकि इस समय पैसे का लेन देन हो रहा है, राइट। भले ही पेमेंट आपको बाद में मिले। फिर कह रहा है डिस्काउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, यह भी एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, क्योंकि डिस्काउंट मिलने पर आपका एक्सपेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। तो एक्सपेंस कम हो जाता है आपके डिस्काउंट मिलने पर। और ऑप्शन डी कर रहा है डेप्रिसिएशन। देखिए इसका सही जवाब है डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि दोस्तों डेप्रिसिएशन को पैसे का लेना देना नहीं होता, बल्कि यह एक अकाउंटिंग एंट्री है जो एसेट की वैल्यू कम होने को दिखाता है। यह एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। अभी मैंने क्या बोला आपको कि जो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उससे पैसे का लेन देन होता है, राइट। लेकिन ये जो हमारा डेप्रिसिएशन है ना, दिस इज़ अ टाइप ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, इसीलिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बिना ही यह लेजर में दिखाया जाता है। याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन इज सोन इन लेजर विदाउट एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कौन सा मेथड यूज करके किया जाता है, जो कि IND-AS। IND-AS क्या होता है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि IND-AS के द्वारा अलाउ किया गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कौन से मेथड यूज करके किया जाता है जो IND-AS के द्वारा अलाउ किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक परमिटेड बाय IND-AS। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको? चलिए, हमें वैल्यूएशन किसा करना है? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। तो देखिए IND-AS काफ़ी क्लियर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन को लेकर। अब चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला कह रहा है इट परमिट यूज ऑफ ओनली LIFO मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, यानी ये कह रहा है कि सिर्फ LIFO का मतलब क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अलाउड है, ऑप्शन ए कहता है, लेकिन यह गलत है क्योंकि IND-AS में LIFO को अलाउड नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर ऑप्शन बी कह रहा है इट परमिट्स यूज ऑफ ओनली FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यह कह रहा है कि सिर्फ FIFO मेथड अलाउड है, यह भी गलत है क्योंकि सिर्फ FIFO नहीं, एक और मेथड भी अलाउड है। कौन सा मेथड आगे देखते हैं। इट परमिट यूज ऑफ LIFO और वेटेड एवरेज मेथड ऑल्सो फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है, और ऑप्शन डी कह रहा है इट इज साइलेंट अबाउट द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये कह रहा है कि IND-AS इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड के बारे में साइलेंट है, यह भी सही नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि IND-AS कहता है कि आप FIFO या वेटेड एवरेज मेथड यूज कर सकते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, दोनों मेथड एक्सेप्टेड है, पर LIFO एक्सेप्टेड नहीं है। आपने इसको पढ़ना है अच्छे से, आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ के ये समझना है कि यदि आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है तो उस केस में आप FIFO यूज करेंगे या वेटेड एवरेज यूज करेंगे, और LIFO यहाँ पे परमिसिबल नहीं है। प्लीज़ गो थ्रू इट। दोस्तों, आपको यदि रिवीजन करने के लिए एक परफेक्ट मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो मैं प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने हमारा AFM का कैप्सूल कोर्स। कैप्सूल IAN IFS के कैप्सूल कोर्स से बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया है, हमारे पास काउंटलेस मैसेज आए हैं।
बहुत सारे लोगों को 50 से ऊपर मार्क्स आए हैं हमारे कैप्सूल कोर्स के माध्यम से, जिन्होंने लास्ट मिनट रिवीजन में हेल्पफुल रोल प्ले किया था। ये स्टडी मटेरियल, इसमें आपको फॉर्मूला PDF, थ्योरी PDF, कंसाइज नोट्स के फॉर्मेट में, बुलेट पॉइंट्स के फॉर्मेट में, व्हाट टू स्टडी PDF, इस प्रकार के MCQs सब कुछ मिलते हैं, जिसको आप कम समय में परफेक्ट तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप इस कोर्स के रिगार्डिंग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अ फर्म हैज़ रिसीव्ड एडवांस रेंट। तो देखिए, जब अपने टेनेंट से एडवांस रेंट रिसीव किया है, जो कि एक अगले महीने के लिए है, अप्रैल का है, और आप मार्च के अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसको एडजस्ट करना जरूरी है। अ फर्म हैज़ रिसीव्ड एडवांस रेंट फ्रॉम अ टेनेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इन मार्च, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो आप हुआ क्या कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि अपने टेनेंट से एडवांस रेंट रिसीव किए। किसने रिसीव किया? फर्म ने रिसीव किया, जो कि अगले महीने के लिए था, अप्रैल का था, अब मार्च में ही आपको दे दिया, राइट। तो अब और मार्च के अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। अब आप किसका अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं? मार्च का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कौन सा एडजस्टमेंट एंट्री करना जरूरी है? ये तो करना जरूरी है। पहले ऑप्शन ए कर रहा है कि डेबिट एडवांस रेंट रिसीव्ड अकाउंट एंड क्रेडिट रेंट रिसीव्ड अकाउंट, यानी ये कर रहा है कि एडवांस रेंट रिसीव अकाउंट को डेबिट करना और रेंट रिसीव अकाउंट को क्रेडिट करना। यह गलत है, क्योंकि एडवांस रेंट रिसीव होता है तो उसको लायबिलिटी में दिखाते हैं, न कि डायरेक्ट इनकम में। क्योंकि यहाँ पे देखिए एडवांस रेंट रिसीव है ना, उसको डेबिट कर रहे हैं, तो ये तो इनकम हो गया, इसको हम लोग लायबिलिटी में शो करते हैं। फिर ऑप्शन बी कर रहा है कि डेबिट रेंट पेबल अकाउंट क्रेडिट एडवांस रेंट रिसीव अकाउंट, कि रेंट पेबल अकाउंट को डेबिट करना, जो कि इस केस में रिलेवेंट नहीं है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑप्शन बी को ठीक से पढ़िए, तो रेंट पेबल कर रहा है, ये तो यहाँ पे ये अप्रोप्रिएट नहीं है। ऑप्शन सी कर रहा है कि रेंट रिसीव को डेबिट करके बैंक को क्रेडिट करना चाहिए। क्या लगता है ये ऑप्शन? रेंट यानी कि रेंट रिसीव को डेबिट कर दीजिए और बैंक को क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। तो यह तब होता है जब रेंट नॉर्मल तरीके से रिसीव होता है। देखिए आपसे यदि पूछा जाए कि रेंट आपको नॉर्मल तरीके से मिला, ठीक है, तो रेंट रिसीव अकाउंट को डेबिट कर दीजिए और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। और ऑप्शन डी क्या कर रहा है कि रेंट रिसीव अकाउंट को डेबिट कीजिए और एडवांस रेंट रिसीव अकाउंट को क्रेडिट कीजिए। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यहाँ क्या हो रहा है कि आपको रेंट रिसीव अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और एडवांस रेंट रिसीव अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि यह रेंट जो मार्च में रिसीव हुआ है वो अगले फाइनेंशियल ईयर का है, राइट, दैट्स वाई। चलिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं जो कि उन्हें एक सेपरेट एंटिटी बनाते हैं। आप चलिए ऑप्शन को समझते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कंपनी की इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस होती है। क्या लगता है? इट हैज़ इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस कंपनी का, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का अपना लीगल एग्जिस्टेंस होता है जो मेंबर से अलग होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड, जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो मेंबर होता है उसका लायबिलिटी लिमिटेड होता है, ये कह रहा है। तो ऑप्शन सी जो है क्योंकि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यह भी सही है, क्योंकि मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के लॉसेस तक लिमिटेड होती है। फिर कह रहा है इट हैज़ अ परफेक्चुअल सक्सेशन, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कहता है कि परफेक्चुअल सक्सेशन होता है, जो सही है, मतलब कंपनी चलते रहेगी चाहे उसका मेंबर चेंज हो जाए, ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि कंपनी सील इज मैंडेटरी टू बी अफिक्स्ड ऑन ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। देखिए कह रहा है कि कॉमन सील का यूज़ करना, कंपनी सील का यूज़ करना मैंडेटरी है, यह गलत है, क्योंकि अब कॉमन सील, क्योंकि अब इसका कारण क्या है वो समझिए, क्योंकि कॉमन सील को यूज़ करना मैंडेटरी नहीं है। कंपनीज एक्ट में चेंजेस के बाद कॉमन सील को होना जरूरी नहीं रहता है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। अब एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर ले पॉइंट को, जो कि हमने पिछले 3 क्वेश्चन में कवर किए हैं, क्या क्या मेन कंसेप्ट था। तो अभी मैंने आपको बताया है कि एडवांस रेंट को प्रॉपर एडजस्ट करना जरूरी होता है, और जब आप एडवांस मार्च में रिसीव होता है और अप्रैल के लिए होता है तो आपको रेंट रिसीव अकाउंट को डेबिट करना है और एडवांस रेंट रिसीव अकाउंट को क्रेडिट करना। अभी जो हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए उसके मेन पॉइंट्स एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि एडवांस रेंट को प्रॉपर एडजस्ट करना जरूरी होता है, और जब एडवांस मार्च में रिसीव होता है और अप्रैल के लिए होता है तो आपको रेंट रिसीव अकाउंट को डेबिट और एडवांस रेंट रिसीव अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। और दूसरी बात कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर है कि उसमें इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस होता है और लिमिटेड लायबिलिटीज़ है और परपेचुअल सक्सेशन है। लेकिन ये जो कॉमन सील है ना,
वो अब मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो ये सब याद रखना है आपको, इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस, मेंबर्स लायबिलिटी लिमिटेड, परपेचुअल सक्सेशन। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि जो हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो किसका एग्जाम्पल है? स्टैट्यूटरी कंपनी, बिल्कुल सही बात है। चार्टर्ड कंपनी नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं, होल्डिंग कंपनी नहीं, इट्स अ टाइप ऑफ स्टैट्यूटरी कंपनी, दैट इज कॉल्ड एफसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हेन कैन अ कंपनी इशू इक्विटी शेयर एट डिस्काउंट? इक्विटी शेयर एट डिस्काउंट कंपनी कब इशू कर सकती है? पहला कह रहा है ऑप्शन की द कंपनी हैज़ नॉट बिगन कमर्शियल प्रोडक्शन, नहीं। इफ़ द कंपनी इज इन लॉस फॉर लास्ट 3 ईयर, ये भी नहीं होगा। इफ़ द शेयर्स आर इशू टू जॉन स्टॉप, ये भी नहीं। हाँ, यदि एक होता है स्वीट इक्विटी, तो शेयर को यदि हम स्वीट इक्विटी के फॉर्म में यदि हम इशू कर रहे हैं तो कंपनी उसे डिस्काउंट पे इशू करती है, इसका मतलब ये होता है डिस्काउंट पे इशू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब एक कंपनी अपने इशूड शेयर को फॉरफिट कर सकती है? तो फॉरफीचर का मतलब होता है कि कंपनी के शेयर को वापस लेना जब शेयर होल्डर अपने ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करता है। तो शेयर होल्डर ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया तो कंपनी अपने शेयर को वापस ले रही है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए क्या देखता है? व्हेन द शेयर होल्डर बिकम इंसॉल्वेंट। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि जब शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाए तो कंपनी शेयर फॉरफिट कर सकती है। यह सही नहीं है क्योंकि इंसॉल्वेंसी डायरेक्टली शेयर की फॉरफीचर का कारण नहीं बनता। फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि व्हेन द कंपनी इज़ अंडर लिक्विडेशन। तो ये कंपनी लिक्विडेशन में हो तो शेयर फॉरफिट हो सकते हैं, लेकिन यह भी गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है कि शेयर वंस इशूड कैन नॉट बी फॉरफिटेड, ये भी गलत है क्योंकि शेयर इशू होने के बाद फॉरफिट नहीं हो सकता, ये गलत है। और ऑप्शन सी कह रहा है कि व्हेन अ शेयर होल्डर डज नॉट पे ड्यू ऑन शेयर विच ही होल्ड। देखिए अगर शेयर होल्डर अपने शेयर के अगेंस्ट पेमेंट नहीं करता है या बाकी ड्यूज़ नहीं चुकाता तो कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट कर सकती है। फॉरफीचर तभी होता है जब शेयर होल्डर अपने शेयर के लिए पैसा नहीं देता, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा कथन सही है अबाउट मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ अ कंपनी? बहुत अच्छा सवाल है, इसमें सारा का सारा कंसेप्ट है, कितना पेड अप कैपिटल होना चाहिए कंपनी का। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सबसे पहले बात है कि पेड अप कैपिटल क्या होता है? तो पेड अप कैपिटल वो अमाउंट होता है जो शेयर होल्डर ने कंपनी को दिया होता है शेयर के बदले में। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या देती है? शेयर्स देती है, और बदले में जो शेयर होल्डर जो होते हैं वो अमाउंट देते हैं, और उस टोटल अमाउंट को हम लोग पेड अप कैपिटल बोलते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि इट इज़ 1 लाख फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो 1 लाख का मिनिमम पेड अप कैपिटल कंपनी प्राइवेट के लिए चाहिए। पहले ये सही था, लेकिन कंपनीज एक्ट के चेंजेस के कारण अब ये ज़रूरी नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। फिर इट इज़ 10 लाख फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। 10 लाख पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है, यह भी पहले था लेकिन अब मैंडेटरी नहीं है। इट इज़ 5 लाख फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। 5 लाख प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए यह गलत है। नो मीडियम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब। देखिए अब कंपनीज एक्ट के चेंजेस के बाद कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है। यही फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी को दिया गया है कि वह जितना चाहे कैपिटल रीच कर सकती है विदाउट वरिंग अबाउट मिनिमम लिमिट। तो हमने अभी की पॉइंट क्या क्या कवर किए पिछले 2 क्वेश्चन में? पहले हमने देखा कि शेयर को फॉरफिट कर सकते हैं अगर शेयर होल्डर अपने ड्यूज़ का पेमेंट टाइम पर नहीं करता है। यह तब होता है जब शेयर होल्डर अपने शेयर की कॉस्ट नहीं चुकाता। और दूसरा पॉइंट हमने देखा कि जो मिनिमम पेड अप कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। पहले लिमिट्स होती थी लेकिन अब ये रिक्वायरमेंट हटा दी गई है। 2 पॉइंट हमने यहाँ अभी तक क्लियर किए। चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड अंडर द इंटेंजिबल एसेट? बहुत बढ़िया सवाल है। इंटेंजिबल एसेट के अंदर क्या नहीं आता है? ठीक है, नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। तो इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती लेकिन उनकी फाइनेंशियल वैल्यू होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ब्रांड्स एंड ट्रेडमार्क। देखिए ब्रांड्स और ट्रेडमार्क एक इंटेंजिबल एसेट है क्योंकि यह एक नाम या पहचान है जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, राइट। नॉट क्लासिफाई, ये तो होगा। कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। फिर ऑप्शन सी कह रहा है माइनिंग राइट। देखिए माइनिंग राइट भी एक इंटेंजिबल एसेट है क्योंकि यह एक हक होता है जो फिजिकल नहीं होता है, लेकिन इसका वैल्यू होता है। फिर कह रहा है गुडविल। तो दोस्तों गुडविल भी एक इंटेंजिबल एसेट है जो एक बिजनेस के रेपुटेशन और वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कंप्यूटर हार्डवेयर, क्योंकि दोस्तों यह फिजिकली एग्जिस्ट करता है और इस पे और आप इसे छू भी सकते हैं, राइट, टेंजिबल है।
तो इसीलिए यही करेक्ट आंसर। आपसे पूछा था कौन सा इंटेंजिबल नहीं है, मतलब कौन सा टेंजिबल है, ये तो पूछ रहा है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट विच फॉर्म अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर IND AS 1। दोस्तों आपसे मैं एक रिकमेंडेशन करूंगा कि जो IND AS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसका मैंने एक ट्रिक का वीडियो बनाया है कि कौन सा IND AS का क्या याद रखने का ट्रिक है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसमें मैं वीडियो शेयर कर चुका हूँ कि जिसमें आप पूरे IND AS को याद कर जाएंगे। लास्ट बार मैं बताऊँ आपको कि 5 से 6 क्वेश्चन IND AS से आए थे, तो समझ सकते हैं 5-6 क्वेश्चन आपके हाथ में होगा यदि आप वो एक वीडियो को अच्छे से देख लेंगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, लाइफ सेवर होगा आपके लिए, ठीक है। तो सवाल है कि इनमें से कौन सा जो है लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट में नहीं है जो कि एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है एज पर IND AS 1। तो पहला ऑप्शन कह रहा है IND AS 1 के अकॉर्डिंग कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंप्लीट सेट होता है, राइट, यही पूछा जा रहा है। और उसमें से लिस्ट में क्या नहीं होता है। पहला कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है और यह बताता है कि इक्विटी में किस तरह के चेंजेस आए हैं। फिर कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। तो देखिए यह भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट है जो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को अकाउंट देता है। फिर कह रहा है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड। तो ये कह रहा है कि ये भी ज़रूरी होता है ताकि हम देख सकें कि कंपनी पिछले ईयर के मुकाबले कैसा परफॉर्म की है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन एसेट फॉर द पीरियड। देखिए इसको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन एसेट को IND AS में स्पेसिफाई नहीं किया गया है क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता है। तो हमने अभी तक 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, एक बार की पॉइंट रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको बताया इंटेंजिबल एसेट वो होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, गुडविल, ब्रांड एक्सेट्रा, लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर एक टेंजिबल एसेट होता है। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि IND AS 1 के अकॉर्डिंग एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इक्विटी चेंज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन ये सभी जरूरी होती है, लेकिन एसेट के चेंज का स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी द ट्रेड रिसीवेबल आर रिक्वायर्ड इनटू सब क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। इनमें से कौन सा एक नहीं है, ठीक है। तो सवाल ये कर रहा है कि बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल की कैटेगराइजेशन के बारे में है। अब वो ट्रेड रिसीवेबल होता क्या, पहले ये बताइए। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल वो अमाउंट होता है जो कंपनी को कस्टमर से मिलना है। तो ये कंपनी है और ये है हमारे कस्टमर, तो ये जो पैसा इसको मिलना है कंपनी को, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड। आपको क्या बोला गया है कि 3 कैटेगरी होता है, तो ये तो एक कॉमन कैटेगरी है जो बताता है कि यह रिसीवेबल उन्हें मिलना है जिनकी पेमेंट होने की अच्छी उम्मीद है, लेकिन यह सिक्योर्ड नहीं है, ठीक है। मतलब अच्छा उम्मीद है कि हम पेमेंट मिल जाएगा लेकिन ये सिक्योर नहीं है, तो होगा डाउटफुल। यह भी कैटेगरी उन रिसीवेबल को दर्शाता है जिनकी रिकवरी में डाउट है, यह भी एक वैलिड कैटेगरी है। ऑप्शन सी कह रहा है सिक्योर्ड कंसीडर गुड। तो देखिए यह वो रिसीवेबल है जो सिक्योरिटी के अगेंस्ट है और इनकी रिकवरी की अच्छी उम्मीद है। लेकिन ऑप्शन डी जो है लॉस ऐसा कुछ नहीं होता, लॉस एक वैलिड क्लासिफिकेशन नहीं है ट्रेड रिसीवेबल के लिए, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि लॉस की कोई अलग कैटेगरी नहीं होती ट्रेड रिसीवेबल में। तो 3 कैटेगरी कौन कौन सा है? अनसिक्योर्ड कंसीडर गुड, डाउटफुल एंड सिक्योर्ड कंसीडर गुड। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि IND AS, हाँ ये पिछली बार पूछा था 110, IND AS 110 के अकॉर्डिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिक्वायरमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, कि आपको किन एंटिटीज़ की रिक्वायरमेंट होगी ताकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकें, राइट। तो सबसे पहले ये बात को समझिए कि ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये होता क्या है। देखिए ये उन एंटिटीज़ के लिए बनाते हैं जो दूसरी एंटिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? कंट्रोल। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि सारी कंपनी को एक जैसा डिवीज़न रखती है। कह रहा है कि ऑल कंपनी हैविंग मोर देन 1 डिवीज़न, जिसके पास जो एक से ज़्यादा डिवीज़न रखती है उन्हें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। क्या लगता है ये गलत है, क्योंकि सिर्फ डिवीज़न होने से कंसोलिडेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड का मैंने आपको मतलब बताया ना कि उन एंटिटीज़ के लिए बनाए जाते हैं जो दूसरे एंटिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। फिर कह रहा है ऑल गवर्नमेंट कंपनी, तो ऑल गवर्नमेंट कंपनी भी गलत है क्योंकि सभी गवर्नमेंट कंपनीज को कंसोलिडेटेड नहीं करनी होती। फिर कह रहा है एंटिटीज दैट कंट्रोल, अच्छा ऑप्शन डी देखते हैं, ऑल द कंपनी दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यह कह रहा है कि सभी कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर दिखाना पड़ेगा। तो ये भी जॉब ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी कह रहा है एंटिटी दैट कंट्रोल 1 और मोर एंटिटी।
बताइए एंटिटी जो एक से ज़्यादा कंपनी को कंट्रोल करेगा। तो देखिए, क्योंकि वो एंटिटी जो एक से ज़्यादा दूसरी एंटिटी को कंट्रोल करता है उन्हें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए, तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं जो हमें 2 पॉइंट अभी ये इस स्लाइड में दो क्वेश्चन किए हैं। पहला मैंने बताया कि ट्रेड रिसीवेबल को बैलेंस शीट में 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है, अनसिक्योर्ड कंसिडर गुड, डाउटफुल एंड सिक्योर्ड कंसिडर गुड। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि IND-AS 110 के अकॉर्डिंग सिर्फ उन एंटिटीज़ को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना है जो एक से ज़्यादा अदर एंटिटी को कंट्रोल करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट के बारे में। तो इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड, क्या इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए कर रहा है अर्निंग पर शेयर। तो ये स्टेटमेंट का हिस्सा होता है, ये शेयर होल्डर को बताता है कि उन्हें कितना प्रॉफिट मिल रहा है एक शेयर के लिए। ठीक है। तो ये तो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT बोलते हैं इसको। तो ये भी ज़रूरी है क्योंकि यह प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो कि टैक्स देने के पहले होता है। फिर कह रहा है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह दिखाता है कि पीरियड के दौरान कंपनी का क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है। फिर कह रहा है प्राइस अर्निंग रेशियो। तो यह इस फॉर्मेट का हिस्सा नहीं होता, यह एक फाइनेंशियल मैट्रिक है जो कंपनी के शेयर प्राइस को उसके अर्निंग से कंपेयर करता है, राइट। लेकिन इस स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाया जाता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इक्विटी अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये सब के सब हमारे EPS के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। तो सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी माना जाता है, और सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाता है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है बायबैक, अच्छा एक मिनट, एक्विजिशन ऑफ मशीनरी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉलोइंग कंसिडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और तीसरा है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट। तो इसमें सही जवाब है परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल। ठीक है। पहले हम लोग इस स्लाइड को करते हैं, फिर हम लोग इस पे आते हैं। हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बनाने के लिए इसमें किसे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी माना जाता है, बाय बैक ऑफ शेयर। बाय बैक का मतलब है कि जब कंपनी अपने शेयर मार्केट से वापस खरीदती है, यह एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। कैसा एक्टिविटी है ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। देखिए 3 तरह की एक्टिविटी होता है, एक होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एक होता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जब हम शेयर का बायबैक खरीदते हैं ना, बायबैक का मतलब जब कंपनी अपने शेयर मार्केट से वापस खरीदती है तो यह फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, क्योंकि कंपनी अपने पैसे अपने शेयर में लगा रही होती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। फिर कर रहा है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब है कि कंपनी अपने लोन को वापस कर रही है। डिवेंचर एक तरीके का लोन होता है, तो जब हम लोन वापस करते हैं तो यह फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, न कि इन्वेस्टमेंट, इसलिए यह भी गलत ऑप्शन है। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, यह तो क्लियरली बिजनेस का मेन काम है जो कि ऑपरेशनल एक्टिविटी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, ऑपरेशनल एक्टिविटी के अंदर आता है, राइट। तो ये ऑप्शन भी गलत है। डिस्पोजल ऑफ मशीनरी, डिस्पोजल का मतलब है कि बेचना या ख़त्म करना। जब आप मशीनरी बेचते हैं तो यह एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होती है, क्योंकि मशीनरी एक एसेट है, और जब आप एसेट को खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब है। अब आप वापस इन दोनों क्वेश्चन पे आ जाइए, 1 और 2 पे। अब आप बता सकते हैं तुरंत, बताइए इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। एक्विजिशन ऑफ मशीनरी, तो ये जो है हमारा क्या होता है, ये हमारा ये एक्विजिशन ऑफ मशीनरी जो है हमारा इन्वेस्टिंग होता है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल, सो ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डिवेंचर इशू, तो डिवेंचर इशू या लोन इशू, राइट। तो लोन का जो इशू होगा वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। रिपेमेंट ऑफ टर्म लोन को रिपे कर रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो अवर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो समझ में आया। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी कौन सा ये पूछ लेगा, फ्रेश कैपिटल, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, फ्रेश कैपिटल होगा, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, सेल ऑफ मैन्युफैक्चर गुड। अब देखिए एक सवाल है, इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ फंड नहीं है, सोर्स ऑफ फंड है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए कर रहा है इंक्रीज इन फिक्स एसेट। देखिए जब आप फिक्स एसेट बढ़ाते हैं तो जैसे कि मान लीजिए बिल्डिंग हो गया, एग्जांपल फिक्स एसेट का एग्जांपल क्या है, बिल्डिंग हो गया, या कोई मशीनरी है, या मान लीजिए मशीनरी खरीदते हैं, तो अब आपका पैसा खर्च होता है, आप फंड यूज कर रहे हो, ना कि कमा रहे हो, इसलिए यह गलत ऑप्शन है। यहाँ क्या कर रहा है, इंक्रीज इन फिक्स एसेट।
फिर कह रहा है कि इंक्रीज इन इन्वेंट्री। तो देखिए इन्वेंट्री बढ़ने का मतलब कि आपके ज़्यादा माल स्टॉक में है, राइट। इसका मतलब आपका पैसा स्टॉक में फंस गया है, यह भी बिग फंड का इशू है ना। तो इसका तो यह ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी बढ़ने का मतलब है कि आपका उधार बढ़ गया है। करंट लायबिलिटी यही होता है ना कि आपका उधार बढ़ गया, जैसे कि क्रेडिटर या बिल पेबल, ठीक है। तो जो आपका क्रेडिटर है या जो आपके बिल पेबल हैं, राइट। तो अब अगर आप ज़्यादा उधार ले रहे हैं तो यह फंड का सोर्स है, क्योंकि अभी आपको रिपे करना बाकी है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हमारा सही जवाब है। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप ज़्यादा उधार ले रहे हैं तो आपको पेमेंट भी तो करना होगा, ठीक है। तो यही क्या है, सोर्स ऑफ फंड है। अब लास्ट ऑप्शन कर रहा है डिक्रीज इन। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लो कि आपने माल खरीदा उधार पे, तो अभी आपको पैसा देना बाकी है, लेकिन तब तक आपका पैसा कैश अवेलेबल है, तब तक आपके पास कैश अवेलेबल है। तो यह करंट लायबिलिटी बढ़ना आपके लिए एक टेम्पोररी सोर्स ऑफ फंड बन गया। फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज इन कैपिटल। तो देखिए कैपिटल कम होने का मतलब है कि आपके फंड कम हो गए, तो ऑब्वियसली यह फंड का सोर्स तो नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। जैसे कि फिक्स एसेट आपका बढ़ रहा है, तो फिक्स एसेट बढ़ रहा है तो क्या हुआ, तो आप फंड यूज कर रहे हैं, ना कि उसे कमा रहे हैं, तभी तो आपका फिक्स एसेट बढ़ रहा है। फिर कह रहा है कि इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब है कि आपने ज़्यादा माल स्टॉक में रखा है, इसका मतलब कि आपका पैसा स्टॉक में फंस गया है, राइट। और अब यह भी फंड का यूज है, ना कि सोर्स का यूज है। तो फंड का यूज ही तो है आपका, ठीक है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, हाँ लायबिलिटी बढ़ रहा है तो मतलब कि आप उधार ज़्यादा ले रहे हैं, राइट। तो ये क्या होगा, सोर्स ऑफ फंड कहलाएगा। चलिए, तो अभी हमने 2 पॉइंट देखे। पहले मैंने आपको बताया कि डिस्पोजल ऑफ मशीनरी की इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी अभी हमने देखा है, राइट। क्योंकि मशीनरी एक एसेट है और एसेट बेचना या खरीदना कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। और हमने अभी ये भी देखा कि करंट लायबिलिटी का जो बढ़ना होता है वो क्या है, वो एक सोर्स ऑफ फंड होता है, क्योंकि उधार लेने से आपको टेम्पोररी फंड मिलते हैं। देखिए सोर्स ऑफ फंड मतलब फंड जहाँ से मिल रहा है। और बाकी तीनों केस में, चाहे आपका फिक्स एसेट बढ़ रहा हो, वहाँ पे आप कैश दे रहे हैं, चाहे आपका इन्वेंट्री बढ़ रहा हो तो वहाँ पे आपका कैश जो है स्टॉक में लगा हुआ है, चाहे आपका कैपिटल घट रहा हो तो कैपिटल घट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके फंड कम हो गए हैं। चलिए, अब अगला सवाल है, इनमें से कौन सा यूज ऑफ फंड है, ये पूछा जाता है बराबर, सोर्स ऑफ फंड, यूज ऑफ फंड, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है इंक्रीज इन कैपिटल। अब सोचिए कि जब कैपिटल बढ़ने का मतलब है कि आपने अपना पैसा कंपनी में, आपका पैसा कंपनी में बढ़ गया, यह फंड का सोर्स है, होता है, ना कि यूज ऑफ फंड होता है। दिस इज अ सोर्स ऑफ फंड, राइट। आपके फंड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है, तो यह ऑप्शन गलत है। बी कर रहा है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अभी हमने देखा है करंट लायबिलिटी बढ़ना मतलब हम ज़्यादा उधार ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, जब करंट लायबिलिटी बढ़ती है मतलब ज़्यादा उधार ले रहे हैं, तो यह फंड का सोर्स होता है, ना कि यूज का, तो यह भी नहीं होगा। फिर कर रहा है इंक्रीज इन टर्म लोन। देखिए टर्म लोन बढ़ने का मतलब है कि आपको लॉन्ग टर्म लोन मिल रहा है, यह भी फंड का सोर्स होता है, क्योंकि आपको लोन के फॉर्म में पैसा मिल रहा है, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी कर रहा है इंक्रीज इन रिसेबल। बताइए इंक्रीज इन रिसेबल में क्या होगा। देखिए रिसेबल बढ़ने का मतलब है कि आपका पैसा कस्टमर के पास अटका हुआ है, राइट। रिसेबल मतलब ये होता है ना कि आप देखिए, जैसे कि एक होता है पेबल, जो कि आपको पेमेंट करना है बाद में। रिसेबल मतलब कि आपका पैसा कस्टमर के पास अटका हुआ है, आपने माल दे दिया है या सर्विस प्रोवाइड कर दिया, लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो यह फंड का यूज है, क्योंकि आपका कैश फ्लो में रोक लग गई है, राइट। क्योंकि वो पैसा दे नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब है, ठीक है। यही हमारा करेक्ट आंसर है, इंक्रीज इन रिसेबल, क्योंकि ये क्या है, हमारा यूज ऑफ फंड है, राइट। तो यह फंड का यूज है क्योंकि आपका कैश फ्लो में रोक लग गई है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने 10 लाख का माल बेच दिया उधार पे, लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिला, तो यह रिसेबल है, और ये फंड का यूज है, क्योंकि पैसा अभी आपके हाथ में नहीं आया है, राइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा जो है सब्सिडरी बुक नहीं माना जाता बैंक में। पहला है करंट अकाउंट लेजर। देखिए यह तो बिल्कुल सब्सिडरी बुक है, क्योंकि हर बैंक का करंट अकाउंट कस्टमर के अलग अलग रिकॉर्ड होता है, राइट। फिर कस्टमर के अलग अलग रिकॉर्ड होता है, ये ध्यान रखना है। तो करंट अकाउंट लेजर तो बिल्कुल सब्सिडरी बुक है। फिर कह रहा है जनरल लेजर। तो जनरल लेजर एक ओवरऑल रिकॉर्ड होता है, जो मेन अकाउंटिंग बुक, जिसे मेन अकाउंटिंग बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन अकाउंटिंग बुक बोलते हैं, राइट। तो इसमें सारे ट्रांजैक्शन का समरी आता है, लेकिन यह सब्सिडरी बुक नहीं होता, इसलिए ऑप्शन भी सही जवाब है, ठीक है। लोन लेजर का मतलब क्या हुआ, यह भी सब्सिडरी बुक होती है, जो सिर्फ लोन के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखती है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज लेजर।
तो यह भी सब्सिडी बुक होता है जो बिल डिस्काउंटेड और परचेज किए गए ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखती है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। जैसे मान लीजिए कि जनरल लेजर को हम मास्टर बुक कहते हैं, जिसमें सारी अकाउंटिंग एंट्री समराइज होती है, जबकि सब्सिडी बुक जैसे कि करंट अकाउंट लेजर, लोन लेजर डिटेल्स के साथ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को ट्रैक करते हैं। चलिए अगला सवाल है स्केड्यूल 10। इससे सवाल बराबर आता है, जो हमारा बैलेंस शीट होता है जो उसका स्केड्यूल 10 जो है स्केड्यूल 10 किस चीज़ का डिटेल प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है फिक्स एसेट। देखिए स्केड्यूल 10 जो है बैंक के बैलेंस शीट में फिक्स एसेट का डिटेल दिखाता है। अब जैसे फिक्स एसेट में क्या आ गया, बिल्डिंग आ गया, मशीनरी आ गया, तो ऑप्शन ये सही जवाब है। करंट एसेट नहीं होगा, करंट एसेट नहीं होगा, क्योंकि करंट एसेट से स्केड्यूल 11। ये देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, स्केड्यूल 10 है फिक्स एसेट, स्केड्यूल 11 है करंट एसेट, और इन्वेस्टमेंट जो है स्केड्यूल 8 में आता है, और अदर एसेट भी जो है हमारा स्केड्यूल 11 में होता है, राइट। तो ये ध्यान रखना है, स्केड्यूल 10 में यदि पूछा जाए तो फिक्स एसेट बोलिएगा, और यदि आपको करंट एसेट बोला जाए तो 11 में बोलिएगा, इन्वेस्टमेंट बोला जाए तो 8 में बोलिएगा। ये सब स्केड्यूल याद कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8 में क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, 10 में क्या आएगा, फिक्स एसेट आएगा, 11 में क्या आएगा, करंट एसेट आएगा या अदर एसेट आएगा, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर दिस। चलिए जैसे मान लीजिए कि एक बैंक के पास एक बिल्डिंग है, वो खुद यूज करता है, या फिक्स एसेट होता है ना, तो स्केड्यूल 10 में बिल्डिंग का वैल्यू मेंशन किया रहेगा बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बात करते हैं रिवेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है कंसेशनल रेट ऑफ डिस्काउंट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर। क्या लगता है ये ऑप्शन? तो ये गलत है, क्योंकि रिवेट ऑन बिल का कंसेशनल रेट या प्रायोरिटी सेक्टर से कोई लेना देना होता ही नहीं है। फिर कह रहा है रिवेट प्रोवाइडेड टू प्रायोरिटी कस्टमर ऑफ द बैंक। यह भी सही नहीं है, रिवेट का मतलब प्रायोरिटी कस्टमर को डिस्काउंट नहीं देना होता है। ऑप्शन सी कह रहा है अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। समझिए रिवेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग का मतलब होता है अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। क्या मतलब होता है? अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब बैंक किसी बिल को डिस्काउंट करता है बैंक, लेकिन मैच्योरिटी से पहले पैसा रिसीव करने तक का डिस्काउंट कैलकुलेट करता है, तो उसको रिवेट कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब बैंक किसी बिल को डिस्काउंट करता है, मैच्योरिटी से पहले पैसा रिसीव करने तक का डिस्काउंट कैलकुलेट करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ये डिस्काउंट वाला। फिर कह रहा है नेक्स्ट ऑप्शन कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक बिल ऑफ डिस्काउंट करवाए हैं आप 6 महीने में मैच्योर होगा, लेकिन आपको 4 महीने बाद पेमेंट मिल गया। अब ये जो 2 महीना है ना, उस 2 महीना में क्या होगा? उस 2 महीना का रिमेनिंग डिस्काउंट है, राइट। तो उसको हम रिवेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ऑपरेटिंग एक्सपेंस सोन इन वन ऑफ द शेड्यूल ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट इंक्लूड। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर क्या नहीं आता? पहला कह रहा है लॉ चार्ज। देखिए लॉ चार्ज तो एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, सो दिस इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और बैंक को लीगल मैटर के लिए लॉ चार्जेस होते हैं। फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि हमारा प्रिंटिंग एंड नेसेसरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा? बिल्कुल सही, ये भी सही आंसर नहीं है। प्रिंटिंग और स्टेशनरी का खर्चा भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट होता है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? नॉट इंक्लूड, नॉट लिखा हुआ है। पेमेंट टू एम्प्लॉय, तो पेमेंट टू एम्प्लॉय को सैलरी देना भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है, क्योंकि यह बैंक को डेली बेसिस पे डेली काम के लिए ज़रूरी खर्चा है। और फिर कह रहा है इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कहते हैं, यह बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, राइट। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इसको हम लोग नहीं डालते हैं, राइट। और यह एक फाइनेंशियल कॉस्ट होती है जो अलग से कैलकुलेट की जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बैंक को अपनी लोन या डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। जैसे कोई बैंक का लोन है, कोई बैंक का डिपॉजिट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। लेकिन जो हमारा प्रिंटिंग है, जो स्टेशनरी है, जो लॉ चार्जेज है, जो एम्प्लॉय की पेमेंट, डेली ऑपरेशन का खर्चा है, ये सब के सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आते हैं, राइट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। अगला सवाल है कि बैंक जो इंटरेस्ट अर्न करती है उसको प्रॉफिट एंड लॉस के किस स्केड्यूल, देखिए ये स्केड्यूल अच्छे से देख के जाइए। अभी मैंने आपको 4 स्केड्यूल के बारे में पहले स्लाइड में बताया था, याद है कि नहीं? 10 में क्या बोलते हैं? 10 में हम लोग अभी मैंने आपको बताया है कि स्केड्यूल 10, यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लीजिए आप। ये देखिए, लेट मी शो यू। ये देखिए, ये फिक्स एसेट है ना, फिक्स एसेट के स्केड्यूल 10, करंट एसेट स्केड्यूल 11, अदर एसेट स्केड्यूल 11, इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल 8। अब देखिए एक और सवाल है कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से स्केड्यूल में बैंक जो इंटरेस्ट अर्न करती है वो उसको शो किया जाता है, राइट।
अच्छा, अभी तक हमने 2 पॉइंट सीखे कि हमारा जो बिल डिस्काउंटेड पे रिवेट होता है, इसका मतलब कि अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, जो मैच्योरिटी से पहले पैसे मिलने पर बचा हुआ डिस्काउंट होता है। और दूसरा पॉइंट हमने देखा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर शामिल नहीं होता, क्योंकि यह फाइनेंशियल कॉस्ट होता है। चलिए इस सवाल को देखते हैं कि इस जो इंटरेस्ट बैंक अर्न करती है उसको कौन से स्केड्यूल में शो किया जाता है। पहला आंसर है स्केड्यूल 13, यस दिस इज़ करेक्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट अर्न बाय अ बैंक, जो कि बैंक का इनकम का एक मेजर पार्ट होता है, वो स्केड्यूल 13 में दिखाया जाता है। ऑप्शन स्केड्यूल 14 क्या है, तो देखिए स्केड्यूल 14 में क्या आता है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। क्या आता है हमारा, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। मैंने आपको एक चीज़ बताया था ना कि जो भी हमारा एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस, एक तो हमारा खर्चा हो गया, ठीक है, और एक हमारा गेन हो गया, ठीक है। तो जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है उसी को हम लोग बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, राइट। तो उस स्केड्यूल 14 में क्या होता है, स्केड्यूल 14 में इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर आता है। स्केड्यूल 15 में बैंक की अदर इनकम दिखाते हैं, बैंक का क्या दिखाते हैं, अदर इनकम दिखाते हैं। और स्केड्यूल 16 में क्या आता है, बैंक का ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिखाया जाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि बैंक जब भी लोन देती है तो उस पर जो इंटरेस्ट कमाती है वह स्केड्यूल 13 में आता है। जैसे आपने बैंक से 5 लाख का लोन लिया तो उस पर जो बैंक को जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट अर्न कैटेगरी में जाता है। अगला सवाल है कंप्यूटराइज बैंक में हम क्या करना चाह रहे हैं। पहला कह रहा है वी शुड चेंज आवर पासवर्ड एटलीस्ट वंस अ मंथ। हमें कंप्यूटराइज एंड बैंकिंग एनवायरनमेंट में अपना पासवर्ड रेगुलरली चेंज करना चाहिए ताकि सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी कह रहा है नॉट शेयर आवर पासवर्ड विद एनी अंडर एनी सर्कमस्टांस। ये ऑप्शन भी सही होता है, लेकिन हमें हर महीने पासवर्ड चेंज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। कोर बैंकिंग सिस्टम के कारण इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज, हाँ ये देखिए कोर बैंकिंग तो आप जानते ही हैं। प्रत्येक बैंक का सर्वर होता है जो कि सर्वर से कनेक्टेड होता है सेंट्रलाइज डेटा सेंटर में। इनमें से कौन सा कोर बैंकिंग का बेनिफिट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ द कोर बैंकिंग। इट सपोर्ट मल्टी करेंसी ऑपरेशन, इट प्रोवाइड 24/7 ऑपरेशन। देखिए ये जो कह रहा है ना कि बैंक का प्रॉफिट बढ़ा जाता है, कस्टमर चार्ज एक्स्ट्रा फॉर कोर बैंकिंग, ये गलत है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के रिगार्डिंग कौन सा कथन गलत है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के रिगार्डिंग पहला ऑप्शन कह रहा है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन आर कैप्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग एंट्री। देखिए बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में हर बिजनेस ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग एंट्री के फॉर्म में कैप्चर किया जाता है। फिर कह रहा है कि इट ऑफर हाई बेनिफिट ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का एक मेजर बेनिफिट है स्पीड और एक्यूरेसी, क्योंकि कंप्यूटर काम जल्दी और गलती के बिना करता है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि हायर कॉस्ट एज कम्पेयर टू ह्यूमन लेबर इज डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। देखिए यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ऑल्दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में लेबर के मुकाबले अदर डिपॉजिट होते हैं। तो देखिए ये तो ऑफर बेनिफिट ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये गलत है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है पूछा गया है आपसे। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन और कैप्चर्ड इन फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग एंट्री, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटराइज इट ऑफर बेनिफिट ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये बिल्कुल सही बात है। हायर कॉस्ट एज कम्पेयर टू ह्यूमन लेबर इज डिसएडवांटेज ऑफ इट, यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में। लॉन्ग टर्म में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में लेबर के मुकाबले कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसलिए ऑप्शन सी क्या है, गलत है, राइट। फिर कह रहा है कि ऑप्शन डी कह रहा है मोस्टली डिजिटल कंप्यूटर यूज इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ठीक है, यह भी सही है, क्योंकि आजकल सब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कंप्यूटर डिजिटल हो गए हैं। अगला सवाल है इनमें से कौन सा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का डिसएडवांटेज नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ और ऑपरेशन। देखिए यह एक डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम को समझने के लिए ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत होती है। सो दिस इज़ अ डिसएडवांटेज। कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। फिर कह रहा है कि कॉस्टली कंप्यूटर पर पेरिफेरल एंड स्टॉक अकाउंट, यानी कह रहा है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में आपको कॉस्टली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक डिसएडवांटेज है। तो यह प्रॉब्लम, तो इसमें क्या है, यह प्रॉब्लम भी गलत नहीं है। फिर कह रहा है कि रेगुलर बैकअप इज़ रिक्वायर्ड इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, तो यह भी एक डिसएडवांटेज। अगर आपको डेटा लॉस से बचना है तो रेगुलर बैकअप करना पड़ेगा। ऑप्शन डी क्या कर रहा है, व्हाट डज ऑप्शन डी से, लेट्स सी। ऑप्शन डी कह रहा है सिक्रेसी ऑफ कंप्यूटर ट्रांजेक्शन इज लॉस्ट। तो देखिए यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में डेटा इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि कस्टमर के ट्रांजैक्शन को वैसे ही खुद को सिक्योर रखता है। तो ऑप्शन डी गलत है और यही करेक्ट आंसर है, आपसे गलत पूछा गया था।
तो ऑप्शन डी गलत है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टॉप 50 क्वेश्चन फ्रॉम AFM मॉड्यूल बी। हमने सारे क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किए। तो एक बार हम क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। अभी जो 2 पॉइंट हमने कवर किया, पहला पॉइंट आपको मैंने ये बताया कि जो हायर कॉस्ट है वो हमें लेबर के मुकाबले लॉन्ग टर्म में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का डिसएडवांटेज नहीं होता, और सिक्रेसी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में मेंटेन की जाती है, जो कि एडवांटेज होती है। तो फ्रेंड्स, यदि if you feel that this video was useful to you, please hit the like button. Also subscribe our channel, and if you want any kind of study material, feel free to WhatsApp me on this particular number. The number is provided on your screen. Thank you.